मास्कर आईएएस के इस YouTube चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ जो हमने हमारी पहली क्लास में आपसे वादा किया था कि हम जीएस पेपर 2 के सिलेबस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, उसी कड़ी में ये पहला लेक्चर जिसमें आप अपनी मेंस की तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए मास्टर्स के साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो फेज होता है, इस फेज के सारे स्टेजेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, जिसमें आपको प्री कैसे हैंडल करना है, मेंस कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है। इसी के बाद हम सब्जेक्टिव पेपर्स को पहले लेते हैं और इसी के हिसाब से हम अपनी प्री की प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहेगी, लेकिन प्री को भी हम ध्यान में रखेंगे। पहला जो लेक्चर है वो जीएस पेपर 2 को लेकर है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था, पॉलिटी राजनीति जिसको कहा जाता है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसमें मैंने आपको कहा था कि आप कहीं ना कहीं से यूनिट 1 को पढ़ के आइएगा, थोड़ा बहुत जो भी हो, एनसीईआरटी में से या कोई भी ऐसी बुक जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, जहां से आप पढ़ सकते थे, आप पढ़ के आइएगा। उसके बाद इस वीडियो या इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, आप एज अ बिगिनर हमारे सामने नहीं हो। तो हम इसी लेक्चर में आज पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो यूनिट है आपकी वो है ऐतिहासिक आधार। पहला जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक आधार, संविधान का ऐतिहासिक आधार। अगर हम संविधान को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, तो हमें ये बताया गया है, हमने आज तक ये सीखा है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। हमें इतना इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जो इसके बनने की कड़ी है, जो इसके बनने की प्रक्रिया है, वो आज से लगभग 200 से 250 साल पहले शुरू हो गई थी। 200 से 250 साल पहले शुरू हो गई थी। तो उस जर्नी को, उस इतिहास को हमें वहां से पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ना क्या चाहते हैं? संविधान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बात बताना चाहता हूं कि हमें पढ़ना पड़ेगा आधुनिक भारत का इतिहास, तभी हम इस चीज को कनेक्ट कर सकेंगे। अगर हम आधुनिक इतिहास की कुछ मुख्य बिंदु जो संविधान को बनाने के लिए प्रेरणादायी थे वो नहीं समझेंगे, तो हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं समझ सकते। सबसे मुख्य बात जो हमारे सामने उभर कर आती है वो ये आती है कि हम संविधान की पृष्ठभूमि को किस तरीके से समझें। तो इसी जर्नी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो चालू तो 1773 में होती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से चालू होती है, लेकिन वो रेगुलेटिंग एक्ट की भी जरूरत हमें पड़ी क्यों? अंग्रेज उस चीज को भी लेके क्यों आए? मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जब तक आपके मन में वाई नहीं आएगा तब तक यूपीएससी में आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, बिकॉज वाई इज द की ऑफ सिलेक्शन। वाई जो है आपके क्यों की जर्नी जो है वो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगी और भी एस्पिरेंट से। जर्नी जो है वो क्यों की ही है। देखो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यूपीएससी आपसे ये डिमांड नहीं करती है कि अंग्रेज भारत कब आए थे। यूपीएससी आपसे ये डिमांड करती है कि अंग्रेज भारत ही क्यों आए थे, और वो भारत से ऐसा क्या लेके गए और भारत को ऐसा क्या दे के गए कि उन्होंने इतने सालों तक भारत को औपनिवेशिक बना के रखा। आपके सामने मुख्य प्रश्न यही होना चाहिए कि अंग्रेज भारत आए, ये पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन यूपीएससी ये आपसे डिमांड नहीं करती अंग्रेज भारत किस उद्देश्य से आए थे और भारत ही क्यों आए। सबसे मुख्य कारण हमारे सामने ये आता है। तो इसी जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे एक नए तरीके से, एक नई अप्रोच के साथ। और मैं आपसे एक ही चीज की डिमांड करता हूं, डेडिकेशन। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है तो वी विल डू इट टुगेदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऐतिहासिक आधार को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं संविधान की।
तो ये जो जर्नी है वो चालू होती है इटली से। अब मैं आपको बताता हूं, इटली का नाम जानते होंगे आप, सोनिया गांधी से ही फेमस नहीं, एक बहुत बड़ा देश भी है। इटली जो है, इटली के उस समय भारत से अच्छे संबंध थे, भारत से अच्छे संबंध थे। इट मींस कि ट्रेड ठीक ठाक चलता था भारत का, क्रिश्चियन काल की बात कर रहा हूं मैं, क्रिश्चियन युग की बात कर रहा हूं, तो भारत से अच्छे संबंध थे। उसके बाद एक भाई साहब होते हैं, शायद आप उनको जानते हैं, ये भाई साहब थे मार्को पोलो। मार्को पोलो भाई साहब, मार्को पोलो जो है ये चीन की यात्रा करते हैं। कहां की यात्रा करते हैं? चीन की यात्रा। प्यार से आप इसको चाइना भी बुला सकते हो, ठीक है। चीन की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में जब ये वापस इटली जाते हैं तो एक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं कि यात्रा वृत्तांत का मतलब ये कि वहां से उन्होंने क्या सीखा। उस चीनी यात्रा वृत्तांत में ये लिखते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो पैरामीडियन लाइन है, देखो यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करती है? हिस्ट्री डिमांड करती है, ज्योग्राफी डिमांड करती है, पॉलिटी डिमांड करती है, इकोनॉमिक्स डिमांड करती है, साइंस एंड टेक डिमांड करती है। लेकिन आप इसको मेंस में किस अप्रोच के साथ पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट की एक ना एक इंटरकनेक्टिविटी है। अब मैं यहां आपसे इंटरकनेक्टिविटी क्या डिमांड कर रहा हूं? अगर मैं ये बोलूं कि जो इटली है, इटली वाले लोग जो हमको क्या कहते हैं कि हम पूर्व के, पूर्व के है, इट मींस कि पैरामीडियन लाइन से इस साइड वालों को ये क्या बोलते थे? पूर्व। तो इन्होंने ऐसा लिखा उस यात्रा वृत्तांत में कि पूर्व की जो बेशुमार संपत्ति है, पूर्व की जो बेशुमार संपत्ति है, उस बेशुमार संपत्ति से मैं बड़ा प्रभावित हूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? मार्को पोलो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो पूर्व की बेशुमार संपत्ति है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूं, और इटली या वेनिस राज्य के बहुत सारे लोगों को जो है पूर्व की यात्रा करना चाहिए। तो इनके इस यात्रा वृत्तांत से प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने जो है भारत की ओर व्यापार के लिए अग्रसर होना अच्छे तरीके से सीख लिया था। मार्को पोलो भाई साहब ने बहुत कुछ, मतलब ये बोल सकते हैं कि भारत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले कुछ अंश मात्र व्यक्ति हैं, अंश बोल सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में जब इटली अपने प्रभुत्व पर था, बहुत ज्यादा उसका प्रभुत्व बन चुका था व्यापार की दृष्टि से, तो पुर्तगालियों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, पूरे यूरोप को अच्छा नहीं लग रहा था। तो पुर्तगाली बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम अटलांटिक तट के माध्यम से जो है भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप की यात्रा को कंप्लीट कर सके। तो भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा को कंप्लीट करने के लिए वो अटलांटिक तट की खोज 15वीं शताब्दी से ही कर रहे थे, और 15वीं शताब्दी में ही वहां पे बहुत बड़े बड़े नरेश राजा हुए जिन्होंने वहां के जो जियोलॉजिस्ट थे, भूगोलवेत्ता थे, उनकी मदद भी की, उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की। और उसी वित्तीय सहायता के बाद ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये जो भाई साहब है बोर्थोलोमेओ डियास, ये जो भाई साहब है बोर्थोलोमेओ डियास, ये 1487 में 87 में अफ्रीका के साउथ में पहुंच जाते हैं भाई साहब। मतलब इन्होंने अफ्रीका की खोज कर ली थी, समुद्री मार्ग से अफ्रीका की खोज किसने की थी? बोर्थोलोमेओ डियास ने की थी। कौन से सन में की थी? 1487 में की थी, 1487 में की थी। और जिस जगह ये भाई साहब पहुंचे उस जगह को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पड़ता है ये अफ्रीका के साउथ में पड़ता है, अफ्रीका के दक्षिण में पड़ता है। तो इस खोज के बाद जो पुर्तगाली थे उनके मनोबल में अपार वृद्धि हुई, और उन लोगों ने अपने जहाजों के बेड़े में अधिक से अधिक लोगों को भेजना चालू किया, और कहीं ना कहीं से भारत की खोज की जाए ऐसा उनका मानना था। तो इसी कड़ी में जो अगले व्यक्ति हैं जो भारत की खोज करने में, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल हुए, वो थे वास्को द गामा। वास्को द गामा भाई साहब जो है ये 1498 में भारत पहुंचे। 1498 में कहां पहुंचे? भारत पहुंचे। और भारत में भी कहां पहुंचे? कालीकट पहुंचे, भारत में कालीकट पहुंचे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यूरोप से किसने की थी? वास्को द गामा ने की थी। और ये क्या थे? पोर्चुगीज थे। इनकी इस खोज के सक्सेस होने के बाद, सफल होने के बाद
जो उस समय के एल्वाडोर थे, एल्वाडोर मतलब कि वहां के जो राजा थे पोर्चुगल के, उन्होंने बड़े जहाज को भेजा और उस बड़े जहाज को भेजने के बाद उसमें बहुत सी सामग्री वो जहाज वापस पुर्तगाल लेकर गया और उसने अपार लाभ कमाया और इस लाभ का 20% हिस्सा कंपनी के सभी लोगों ने आपस में बांट लिया। उस लाभ से वो बहुत ही उत्साहित हुए और उस उत्साह के कारण इन लोगों ने 1505 में जो पुर्तगाल के गवर्नर हैं वो गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या बनते हैं? पुर्तगाल के पहले गवर्नर बनते हैं और पुर्तगाल के पहले गवर्नर नहीं, भारत में आकर पहले गवर्नर बनते हैं। मैं इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। उसके बाद बहुत सारी और भी कंपनियां आई। ये अपार धन संपदा कमाने के बाद में बहुत सारी और कंपनियों के मन में भी ऐसी लालसा, ऐसी जिज्ञासा हुई कि भारत के अपार धन संपदा को किसी न किसी तरीके से अपने देश में लाया जाए। अब ये जो पुर्तगाली थे इनकी मंशा केवल व्यापार नहीं था। इनकी जो मंशा थी वो केवल व्यापार नहीं था। तो व्यापार नहीं था तो और भी क्या मंशा थी भारत आने की? तो पहला कारण तो ये था कि ये लोग व्यापार करना चाहते थे। दूसरी बात ये एक चीज और चाहते थे, भारत में ईसाईयत का प्रचार। भारत में ईसाईयत का प्रचार चाहते थे। ईसाईयत का प्रचार चाहते थे कौन? पुर्तगाली। ईसाईयत का प्रचार मतलब कि भारत में आकर भारतीयों के धर्म को परिवर्तित किया जा सके, ऐसा पुर्तगालियों का मानना था, इनका मंतव्य था। इस चीज में ये बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। व्यापार तो ये अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि जब ये भारत आने के बाद लाभ भी कमाया। लाभ कमाने के बाद में इन लोगों ने उस लाभ को सही रूप से राजा तक नहीं पहुंचाया। राजा इस लाभ के 60% की डिमांड करता रहा। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई और इतने अच्छे तरीके से भारत में व्यापार नहीं कर पाई। उसके बाद एक और चीज जो है कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में उतरा। उसके बाद में यहाँ की अपूर्व धन संपदा से प्रभावित होकर ये जब लिस्बन लौटने के बाद इसने वहां अपने राजा से चर्चा की तो राजा ने एक बड़े जहाजी बेड़े को भारत भेजा जिसमें लगभग 1200 लोग थे। और ये जो फ्रांसिस्को अल्मेडा भाई साहब थे ये गवर्नर थे। इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। अब कंपनी का जो मंतव्य था, जो फ्रांसिस्को भाई साहब थे और जो कंपनी बनी थी, इस कंपनी का जो मंतव्य था वो व्यापार करना तो था। इस कंपनी का मंतव्य एक तो था कि व्यापार भी करना है और दूसरा जो इनका हिडन मोटिव था, छुपा हुआ कह सकते हैं इरादा था, वो था कि भारत में ईसाईयत का प्रचार करना। ये 2 काम करने के लिए कंपनी भारत में आने के लिए आतुर थी। अब इसी सिलसिले में हम समझते हैं कि जो कंपनी बनी उस कंपनी का नाम रखा गया एस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का नाम रखा गया एस्तादो द इंडिया। लेकिन इसको एस्तादो द इंडिया तब बोला गया जब पुर्तगालियों का जो एक्सपांशन था, जो विस्तार था, वो विस्तार फिलीपींस तक हो गया। तब इसको बोला गया एस्तादो द इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी जो थी, इस कंपनी का जो हिडन मोटिव था वो ईसाईयत का प्रचार भी था और व्यापार भी करना था। ये कंपनी कोलैप्स इसलिए कर गई क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि राजा इस कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। लगभग 60% जो वित्त था, कमाया हुआ लाभ था, उसका हकदार कौन होता था? राजा होता था। और बाकी जो लोग थे, जो अधिकारी थे कंपनी के, वो अपने लाभ के लिए काम करते थे, न कि कंपनी के लाभ के लिए काम करते थे। और कंपनी को जब अंग्रेजों ने हरा दिया, पछाड़ दिया, तो कंपनी कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। उसके बाद अब आप लोग जानते हैं कि यूरोप
यूरोप में जो वस्तुएं जा रही थी वो एशिया से जा रही थी। कहां से जा रही थी? एशिया से जा रही थी। एशिया से जा रही थी। एशिया से जो वस्तुएं जा रही थी, यूरोप में वस्तुएं एशिया से जा रही थी, और इन वस्तुओं पर अंग्रेजों की भी नजर पड़ी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी जाएगी, ठीक है, पड़ोसियों को तो पता चलेगा ही सही। तो यूरोप में यूके भी पड़ता है, अंग्रेज जिसको आप बोलते हो, तो उनको पता चला कि भारत में अपूर्व धन संपदा है और क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो अंग्रेज इसी कड़ी के साथ भारत आते हैं, और पहले व्यक्ति जो थे जो भारत आए थे अंग्रेज, उनका नाम था मिल्टन हॉल। ये जो मिल्टन हॉल भाई साहब है, ये भारत आते हैं और भारत से बड़ा प्रभावित होते हैं, यहाँ के मसालों से, यहाँ की चाय से बड़ा प्रभावित होते हैं। और जब ये इंग्लैंड लौटते हैं, यूके लौटते हैं, तो वहां जाकर ये वर्णन करते हैं, उसका बखान करते हैं, तो अंग्रेज इस चीज से बड़ा प्रभावित होते हैं। तब वहां की जो महारानी है, वहां की जो महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, बहुत ध्यान से नाम सुनिएगा, आजकल बड़ा ट्रेंड में है क्योंकि अभी एक एलिजाबेथ मैडम नहीं रही है। एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम मैडम जो है वो एक कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है और इस कंपनी को 15 साल तक भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर देती है। 15 वर्ष का क्या देती है? चार्टर देती है। चार्टर का मतलब प्लेन नहीं होता है, चार्टर का मतलब होता है एक आदेश पत्र। एक आदेश पत्र देती है कि जाओ भाई साहब, आप कहां जाके व्यापार करो, भारत में जाके व्यापार करो। तो ये लोग भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं। इस कंपनी को स्थापित किया जाता है 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी बनती है। इस कंपनी के बनाने वाले जो मुख्य लोग थे, उनमें पहले जिनका नाम आता है वो थे जॉन राइट। जॉन राइट को इस कंपनी का श्रेय जाता है। और ये कंपनी जब बनी तो इसका जो मेन मोटिव था वो भारत से लाभ कमाना था, भारत के व्यापार से लाभ कमाना था। और ये कंपनी जैसे ही बनी, इस कंपनी ने 1611 में अपना पहला कारखाना भी खोल लिया था मसूलीपट्टनम में। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। दूसरा कारखाना 1613 में सूरत में भी खोल लिया था। ये जो अंग्रेज थे भाई साहब, ये बड़े चालाक थे। ये भारत के मसालों की कीमत तो समझते ही समझते थे, दूसरी बात भारत के कपड़े की कीमत भी समझते थे। और उस समय अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि इंडोनेशिया की काली मिर्च बड़ी प्रसिद्ध थी। तो ये भारत के कपड़े का इस्तेमाल इंडोनेशिया से मिर्च खरीदने में करते थे, इंडोनेशिया से काली मिर्च खरीदने में करते थे। तो ये बड़े समझदार आदमी थे और भारत में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रभुत्व संपन्न साम्राज्य इन लोगों ने चलाया। तो इसी तरह से अंग्रेज भारत में स्थापित होते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में कारखाना खोलते हैं, 1613 में सूरत में कारखाना खोलते हैं। मैं आपको एक बार और अपने मार्ग से आपको प्रशस्त कर दूं कि हम पढ़ संविधान रहे हैं, लेकिन उसकी जर्नी को हम कहां से चालू करना चाहते हैं? जहां से इस संविधान की नींव पड़ी, एक स्टोरी के फॉर्म में। अगर मैं आपको डायरेक्ट 1773 पे पहुंचा देता तो शायद आप लोग इस चीज को इतना अच्छे से इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको सारी मुख्य बातें नहीं बताना चाहता हूं कि जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इनको 15 वर्ष के शासन के लिए यहां भेजा गया था, लेकिन अब कंपनी जो है इनके लाभ को देखकर 1609 में, कब? 1609 में इनका ये जो चार्टर था ना, चार्टर मतलब 15 वर्ष के लिए इनको अधिकार दिया था कि भाई साहब 15 साल के लिए शासन करना है आपको, शासन नहीं व्यापार करना है। उस व्यापार की अपार संपदा में लाभ को देखकर एलिजाबेथ प्रथम जो है वो कह देती है कि इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने काल के लिए? अनिश्चित काल के लिए। मतलब मैं रहूं ना रहूं पर भारत में कंपनी जरूर रहे। ये किसका मोटिव था? एलिजाबेथ का था। ठीक है, एलिजाबेथ का मोटिव ये था। अब कंपनी धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बनाना आगे स्टार्ट करती है। उसी बीच एक थोड़ी सी और आप लाइन याद कर लेना, उसी बीच 1602 में डच भी भारत में आ जाते हैं। ये बना लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये लोग बनाते हैं। क्लियर? और भी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है।
मैं पढ़ाना आपको चाहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि इसी कंपनी ने आपके संविधान को बनाने की नींव का काम किया था। क्लियर? तो अब हम समझते हैं कि जो हमारे संविधान को बनाने के मुख्य पहलू थे, कंपनी के अधिकार के पहलू थे, वो चालू कहां से होते हैं। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 18वीं शताब्दी के आप दो महत्वपूर्ण पहलू बता दीजिए जिनसे भारत का इतिहास कंप्लीटली चेंज हो गया, तो आप लोग शायद मुझे दो ही ऐसे तथ्य बताओगे, दो ही ऐसी घटनाएं बताओगे जिन्होंने भारत के इतिहास को पूर्णतः चेंज कर दिया। उनमें पहली घटना थी 1757 का प्लासी का युद्ध, दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी 1764 का बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेजों के सामने जो बड़ी चुनौती थी उसका सामना किया उन्होंने 1757 में। 1757 में अंग्रेज बंगाल में एक युद्ध करते हैं और उस जगह का नाम था प्लासी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लासी जो है बंगाल के एक गांव का नाम था। प्लासी जो है बंगाल के एक गांव का नाम था। इसमें युद्ध होता है, युद्ध दो लोगों के बीच में होता है। युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और दूसरा होता है बंगाल के नवाब के बीच में। तो बंगाल के जो नवाब थे उस समय वो थे सिराज उद दौला। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। कंपनी की सेना को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब। कंपनी की सेना को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि जो बंगाल की सेना थी वो लगभग 50,000 के बराबर थी, लगभग 50,000 के बराबर थी, और जो ईस्ट इंडिया की सेना थी वो थी 3200 के बराबर। 3200 के बराबर ये सेना थी। आप सेना का अंदाजा लगा सकते कि ये भाई साहब 50,000 थे और ये 3200 थे। लेकिन फिर भी फिर भी जो युद्ध है वो कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। क्यों जीती? कारण ये था कि उस समय जो बंगाल के एक सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, बंगाल के सेनापति थे मीर जाफर। एक और सेनापति थे दुर्लभ राय। ये दोनों किसके साथ मिल गए थे? कंपनी के साथ मिल गए थे। मीर जाफर और दुर्लभ राय कंपनी के साथ मिल गए थे और युद्ध में इन दोनों को शस्त्र न चलाते हुए देखकर सिराजुद्दौला ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया और कंपनी ये युद्ध जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी भारत में शासन करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। कंपनी भारत से क्या अर्जित करना चाहती थी? धन अर्जित करना चाहती थी। और इसी कड़ी में अब इन्होंने नवाब किसको बना दिया? जिसने इसका साथ दिया। युद्ध कौन जीते? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। नवाब किसको बनाया? मीर जाफर को बनाया। तो इसको नवाब न कहते हुए इतिहास में कहा जाता है पपेड नवाब, कठपुतली नवाब। पपेड नवाब किसको कहा जाता था? पपेड नवाब कहा जाता था, मीर जाफर को कहा जाता था। मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया बंगाल का। और भाई साहब जब नवाब बने तो 17.5 लाख रुपए किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। 1757 में 17.5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। इतना बड़ा वित्त सहायता किसी कंपनी को देना बहुत बड़ी बात थी और ये इनके एहसान के तले दबा हुआ था। बहुत लंबा काम करते करते फिर ये भाई साहब जो है किसी टाइम पे निकल लेते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कंपनी एक और फेस करती है। अब इन्होंने बंगाल को जीत लिया, एक तरह से इन्होंने बंगाल को जीत लिया। बंगाल के अलावा ये बिहार और ओडिशा से भी अब क्या करते थे? वहां से भी वित्त सहायता लेते थे, वहां भी टैक्स कलेक्ट करने लग गए थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो थी 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 के जो बक्सर के युद्ध से महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने निकलते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और जॉइंट आर्मी के बीच में, संयुक्त सेना के बीच में। मीर जाफर का जो दामाद था उसका नाम था मीर कासिम इस सेना को लीड कर रहा था।
मीर कासिम भाई साहब इस सेना को लीड कर रहे थे, और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो भाई साहब इस सेना की तरफ से लड़ रहे थे। अब भी जो युद्ध है वो कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। युद्ध में जीत किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। मीर कासिम की सेना फिर से क्या हो गई? हार गई। मीर जाफर उसके जो थे वो ससुर जी थे, दामाद भी हार गए। जब ससुर जी हारेंगे तो दामाद ऑब्वियसली सी बात है हारेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंपनी है वो एक ही जगह, ऑलमोस्ट तो सेम ही बात है। तो युद्ध में इनकी हार का कारण जो थी, इसमें अवध की सेना भी थी और इसे ज्वाइंट आर्मी कहा गया। अब दोनों जगह बक्सर और प्लासी के युद्ध में मुगल सेना मुख्य रूप से पराजित हुई। इसके बाद अंग्रेजों का बहुत ही अच्छा प्रभुत्व जो है भारत में स्थापित हो गया। अब क्या हुआ कि आगे की जर्नी को हम समझते हैं एक नई स्लाइड में। उसमें जो कंपनी क्या करती है, 1765 से 1772 तक एक शासन लागू करती है, जिस शासन का नाम है द्वैध शासन। क्या नाम है? द्वैध शासन। वापस से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हो जाती है भाई साहब इधर। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव किस किस्म का आदमी था। तो वापस से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हो जाती है और वो द्वैध शासन लागू करता है, ड्यूअल सिस्टम लागू करता है। द्वैध शासन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। द्वैध शासन का मतलब होता है दो तरह का शासन। एक तो होता है दीवानी, एक होता है दीवानी, और एक होता है निजामत। दीवानी और निजामत। दीवानी का मतलब होता है कि जितने भी टैक्स कलेक्टेड इशू है, मतलब जितने भी राजस्व का काम है, वो दीवानी के अंदर आता था। और निजामत का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था कैसे होगी, प्रशासन कैसे काम करेगा, ये किसके अंदर आता है? निजामत में। तो आज के सिनारियो में अगर मैं बात करूं तो पुलिस भी इसके कंट्रोल में थी, मतलब जो आर्मी थी वो भी इसके कंट्रोल में थी, और जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो भी किसके डिपार्टमेंट में थे? अंग्रेजों के डिपार्टमेंट में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डिपार्टमेंट में थे, और इसे कहा गया द्वैध शासन। अब कोई भी चीज अगर गलत होगी तो उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा, या उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की चुनौती सामने आएगी। तो इसी बीच कंपनी के सामने कुछ चुनौतियां आती है, जो चुनौतियां आगे तक पता चलती है। 1772 में 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, संसद से, ब्रिटेन की संसद से, कहां की संसद से? ब्रिटेन की संसद से 1 लाख मिलियन पौंड की डिमांड करती है। भाई साहब 1 लाख मिलियन पौंड की डिमांड करती है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के। हमारे अधिकारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। जब ये बात ब्रिटिश संसद को पता चली तो उन्होंने कहा कि एक इतने समृद्ध देश से आप इतना पैसा कमा रहे हैं और आप अपने अधिकारियों को पैसा नहीं दे सकते, आप उसके लिए भी अगर हमसे पैसा मांगेंगे तो ये बात हमको हजम नहीं होगी। इसके बाद वो एक चीज लेकर आए जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस चीज के लिए आया? रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो इसी कारण से आया था। पहली बात तो ये कि जो ये लोग हैं ये इसको क्या नहीं कर पा रहे थे, सही तरह से गवर्न नहीं कर पा रहे थे, और 1 लाख मिलियन पौंड की डिमांड की इन्होंने, किससे? ब्रिटेन से, कि आप हमें पैसे दो ताकि हम हमारे अधिकारियों की सैलरी को यहाँ पे दे सके। तो ब्रिटेन की संसद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में आप रह रहे हो, वहां शासन कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो और आप अपने अधिकारियों की सैलरी नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक नया एक्ट बनाया और उस एक्ट को कहा जाता था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के संविधान की नींव रखी गई, ऐसा मैं आपको कह सकता हूं कि यहां से भारत का संविधान आपके सामने आता है। ये इसका पहला कदम था। मैं एक सारी चीजें आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि हम 1773 का एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, सारे चार्टर पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमारा मुख्य बिंदु है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा मुख्य बिंदु है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मुख्य बिंदु है। जो आज का संविधान है वो 1773 के जो मूल अधिनियम थे उनमें हमारे काम का क्या है, हमें वो देखना है, क्योंकि आज का कॉन्स्टिट्यूशन आपसे वो चीज डिमांड करता है।
उनको कोई मतलब नहीं है कि उस समय क्या था और आज क्या है। उनको इस चीज से मतलब है कि वो चीज आपने एक्सेप्ट की या नहीं की। जैसे ये जो आपका गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल बनता है, वायसराय बनता है, आपने आगे जाके अपने संविधान में इसको राष्ट्रपति बोल दिया, कुछ और अलग लेके आए आप नहीं। आपने अपने पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय एंड देन अब आप क्या बोलते हो, उसको राष्ट्रपति बोलते हो। तो यही चीज सीखना है कि वायसराय कब आया, उसके बाद में राष्ट्रपति ही मतलब वायसराय की पदवी ही राष्ट्रपति को दी गई, कैसे दी गई, ये सारी चीजें हमें संविधान के माध्यम से पता चलेगी। तो इसी कड़ी में अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जितने भी नियम थे, अधिनियम थे, उनको बनाने का काम तो कर रही थी ब्रिटिश संसद या क्राउन। कौन कर रही थी? क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज। ताज का मतलब अगर आप और भी बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है मुकुट, जो उसने पहना हो, जिसने भी पहना हो, चाहे वो राजा हो या रानी हो, इसको क्या कहा जाता था? क्राउन। ये भारत के लिए नियम बनाता था और लागू करने का काम करते थे। लागू करने का काम जो था वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक जो था वो कंपनी के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से तो 1858 तक क्राउन अधिनियम बना देता था। भारत में लागू कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में इसको लागू करने का अधिकार भी ब्रिटिश संसद को ही दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? संसद को ही दे दिया गया था। तो 1858 से 1947 तक जो है भारत में अधिनियम बनाए भी क्राउन ने थे, लागू भी संसद ने किए थे। ठीक है, दोनों एक ही चीजें, क्राउन संसद, आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो इसी कड़ी में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा। पहला जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, चार्टर्स आते हैं। सारी चीजें हम बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे, जो जो हमारे काम की है, जो जो आज के हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को उसी अनुरूप कीजिए। अगर आप कोई बुक ले रहे हो, आज आपने ये जर्नी पढ़ी है, तो उस जर्नी में जो जो मेजर पॉइंट निकल के आते हैं आप एज अ नोट अपनी नोटबुक में उनको लिखते चलिए। तो आपके लिए वो क्वांटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन सी चीज प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज आपकी आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें उन चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मेंस के साथ ही प्री की भी तैयारी करते चलेंगे। तो इसी बीच मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, अगर आपने सुना हो तो मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे का नाम था फजलू। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा था फजलू। फजलू अपने पिताजी के गार्डन में, बगीचे में एक पेड़ था, सेब का पेड़। उस सेब के पेड़ को काट रहा था और काट दिया। उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन जमकर उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी तगड़ी थी कि फजलू बेचारा कुछ कर भी नहीं सका, पिताजी के चंगुल से बच नहीं सका। तो फजलू कहता है कि पिताजी, आपने मेरे को कुछ दिन पहले कहानी सुनाई थी जिसमें आपने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन ने एक बार जब सेब का पेड़ काट दिया था तो उनके पिताजी ने उन्हें पुरस्कृत किया था कि वो सत्य बोल रहे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कहानी तो तुझे मैंने ही सुनाई थी, लेकिन फिर मजनू कहता है कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो, जब उसके पिताजी ने उनको नहीं पीटा सेब काटने पे, सेब का पेड़ काटने पे, तो आप मुझे क्यों पीट रहे हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते थे कि इतने टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण भी ये पेड़ अच्छा हरा भरा हो रहा था, इस पे आम भी आने लगे थे, लेकिन तूने इस पेड़ को काट दिया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन जब वॉशिंगटन ने पेड़ काटा तो उसके पिताजी पेड़ पे नहीं बैठे थे, यहां मैं पेड़ पे बैठा था और तूने पेड़ काट दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं बनना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, अपने मोटिव के बारे में पता होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्मार्टनेस के बारे में पता होना चाहिए। आपको हार्ड वर्किंग होना है, लेकिन उसके साथ क्या होना है, स्मार्ट वर्किंग भी होना है। तो हम इसी कड़ी में रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और यहीं से हमारे संविधान की नींव स्टार्ट हो जाती है। उनको हमने आज एज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया है। तो जल्द ही एक नया वीडियो रेगुलेटिंग एक्ट और सारी चीजों से रिलेटेड आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चीज को, जो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको बिल्कुल शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको इस चीज से कुछ फायदा हो सकता है, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।
थैंक यू वेरी मच।